हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मेरा नाम है भूपेन कोच, मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। तो लॉकडाउन के कारण तो आप लोग अपने क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसके लिए जो कुछ दिन आप लोगों को और पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप लोगों के क्लास 10th के रिजल्ट्स भी आउट हो गए, तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और क्लास 11 के सिलेबस में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों आज। तो जो चैप्टर होगा हमारा यहाँ पर, डेट इज योर चैप्टर 7। और हमारा जो चैप्टर 7 है डेट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप लोग के लिए। ये एक फाउंडेशन चैप्टर है बच्चों, क्योंकि देखो आगे आप लोग जो है आगे के यूनिट्स में फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ोगे। फिजियोलॉजी के चैप्टर में आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, जैसे कि आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। और आगे जाके क्लास 12th में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो भी पढ़ना है, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही आ जाता है। तो जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, तो हम अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। एक सिस्टम ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्गन्स से बना होगा, तो वो ऑर्गन किस तरह के टिश्यू से बना होगा बच्चों, तो उन टिश्यूज के बारे में डिटेल्ड में स्टडी हमको इस चैप्टर में करना है। तो इस चैप्टर में अगर आप लोगों ने टिश्यूज के बारे में सब कुछ सीख लिया, तो आगे के जो चैप्टर्स है आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, है ना बच्चों। तो चलो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर को बच्चों स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, या फिर कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज। देन विल बी स्टडिंग अबाउट द कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग फाइलम के, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर अर्थवर्म, देन से कॉकरोच एंड फ्रॉग। देखो बच्चों, आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पर मेडिकल साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बाकी के एनिमल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। जूलॉजी में क्या होता है, यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल द एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर प्लेनेट। ओके, एक और बात देखो, ये जो आपका अर्थवर्म है ये एक लोअर फाइलम से बिलोंग करता है कि नहीं। इसका फाइलम बता सकते हो आप लोग, इट बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, है ना। तो आप लोगों को देखना है कि लोअर फाइलम में जो टिश्यूज है, वो जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना। फिर कॉकरोच वो थोड़ा सा हायर फाइलम में आ जाता है आपका, जैसे कि आर्थ्रोपॉड में। आर्थ्रोपॉड में आपको देखना होगा कि टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा होता है। फिर सबसे बड़े फाइलम में हम लोग जाएंगे, या फिर सबसे एडवांस फाइलम में जाएंगे, कॉर्डेट्स, जहां पे अपना फ्रॉग है। फ्रॉग में देखेंगे टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है। और लेटर ऑन बाकी के चैप्टर्स में हम लोग ह्यूमन में टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब कौन कौन से सिस्टम्स बन रहे हैं, वो सारा हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप लोग चाहे डिस्कस करोगे, जैसे कि देखो अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एकदम प्रिमिटिव टाइप होगा, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम उससे थोड़ा एडवांस होगा, फ्रॉग का सबसे एडवांस होगा। तो इस तरह से सारे सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी है, या फिर कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी, अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी, इनका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से इनका एनाटॉमी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे फाइलम जिस तरह से हायर फाइलम में जा रहा है एनिमल, किस तरह से उसके टिश्यूज में एडवांसमेंट आ रहा है। टिश्यू वही होंगे हालांकि, लेकिन उनके अरेंजमेंट में किस तरह से आपका चेंजेस आ रहा है वो हमको देखना है। ओके, तो ये हो गया हमको चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये है हमारे एनिमल्स। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद एनिमल टिश्यू। ओके, हम लोग एनिमल टिश्यू से सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और यहां पर मेनली जो हम लोग फोकस करेंगे बच्चों, वो होगा हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होने वाले टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अभी टिश्यू से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। तो टिश्यू का जो डेफिनेशन है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है कि नहीं। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, चलो आप लोग मेरे को बताओ। मैं यहां पे लिख देता हूं टिश्यू। तो आप लोग जो है अभी तक क्लास 10th में टिश्यू का डेफिनेशन क्या पढ़ के आए होंगे। आप लोग पढ़ के आए होंगे ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग similar structure and performing same function।
तो ये जो डेफिनेशन है आप लोग क्लास 10 तक पढ़ के आए हो बच्चों, ये डेफिनेशन सही है, गलत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग जब मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग को जो है एक डिटेल्ड डेफिनेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारा डेफिनेशन अभी कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए टिश्यू का डेफिनेशन। ओके, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पर हम लोग लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर cells having common origin act together to perform a specific function। बहुत इजी सा डेफिनेशन है बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम कहते थे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, लेकिन अब हम कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। तो हमको तो ये सिखाया गया है या फिर आप लोगों को ये सिखाया गया क्लास 10 तक कि टिश्यू में सारे सेल सिमिलर होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा और वो फंक्शन भी सेम करेंगे। अब मैंने क्या कह दिया, देखो जैसे कि हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, वी विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल यहां पर ब्लड का लेते हैं। ब्लड क्या है बच्चों, टिश्यू है। ये किस तरह का टिश्यू है बच्चों, कोई कह सकता है मेरे को, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अपना ब्लड क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, मतलब अब हमारा जो पहला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है, जो हमारा पहला डेफिनेशन कह रहा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कि ब्लड में जितने भी सेल है उनका स्ट्रक्चर सेम होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को तो पता होगा ब्लड में कौन कौन से सेल होंगे। ब्लड में जैसे कि आपका आरबीसी है, ब्लड में फिर आपका क्या है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम होता है बच्चों, इनका तो स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, बाइकनकेव होता है इसका स्ट्रक्चर, है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरह के होते हैं, आप लोग पढ़ोगे 5 तरह के अलग अलग डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ का साइज बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, कुछ के शेप इरेगुलर होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर डेफिनेशन अब चेंज होता है, हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल, ओके, हैविंग सिमिलर और डिसिमिलर, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ठीक है ना। मतलब कि सेल, देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि सेल को, मतलब कि जो टिश्यू है उसमें सेल, सारे सेल अलग अलग होने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है। टिश्यू में, कुछ टिश्यू में सारे के सारे सेल सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि अपना लिवर है, लिवर में जितने भी सेल्स है, हेपाटोसाइट है, वो सिमिलर है। लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये डेफिनेशन है हमारा सिमिलर और डिसिमिलर। आगे बढ़ेंगे, हैविंग कॉमन ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन होना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोअर फाइलम होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फिर हायर फाइलम में जब हम जाते हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है कि नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि उनके बॉडी में कितने जर्म लेयर होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं। 3 जर्म लेयर होते हैं, मतलब कि वो जो एनिमल है 3 जर्म लेयर से आपका क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है ना। कौन कौन सा जर्म लेयर होंगे, जैसे कि एंडोडर्म हो गया, देन मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। मतलब कि कोई भी एक जो टिश्यू है, उस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं उनको लेकिन एक ही जर्म लेयर से ही डेवलप होना पड़ेगा, तभी हम टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कह लो बोन, अब एक बोन है, बोन का एक पार्ट आपका एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है, एक पार्ट मेसोडर्म से डेवलप हो रहा है, एक पार्ट एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है, तो हम उसको टिश्यू नहीं कहेंगे। कोई भी टिश्यू, उसको खाली एक ही जर्म लेयर से आपका डेवलप होना पड़ेगा। जैसे कि बोन हो गया, वो हमारे मेसोडर्म से डेवलप होता है, पूरा का पूरा हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, ठीक है ना। या फिर हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा सिस्टम जो हमारे एक्टोडर्म से डेवलप करता है आपका, ठीक है ना। तो टिश्यू का क्या होना पड़ेगा, सारे के सारे सेल्स का जो ओरिजिन है वो कॉमन होना पड़ेगा। तो एक नया चीज ऐड हो गया हमारे डेफिनेशन में। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि ब्लड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बच्चों, जैसे कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेल का जो फंक्शन है वो सिमिलर रहे। फिर से हम इसी एग्जांपल में आ जाता है, जैसे कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है ना। या फिर हम WBC की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब अभी जान लीजिए आप लोग। इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी का वो कैपेसिटी जिससे कि हम लोग डिजीजेस से बचते हैं, ठीक है ना। या फिर हम सिंपली कहें द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट अ डिजीज, ठीक है ना। कैसे हेल्प करता है ये WBC, हमारे ब्लड में अगर कोई पैथोजन चला जाए, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन। पैथोजन कहते हैं मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद क्या कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी में चला जाता है, यही वो WBC होते हैं जो उनको फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये हमको क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। ओके बच्चों, तो देखो हमने अभी टिश्यू का डेफिनेशन ही जाना है खाली, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, तो टिश्यू का जो पहला वाला डेफिनेशन था अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को ये वाला डेफिनेशन याद रखना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। टिश्यू में सेल सिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन कॉमन होना पड़ेगा, एक ही जर्म लेयर से उनको ओरिजिन होना पड़ेगा, ठीक है ना। फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है, सिमिलर नहीं भी हो सकता है आपका, लेकिन वो सारे के सारे मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को जरूर आपका क्या करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां पर, और पुराने वाले डेफिनेशन को भी मिटा देता हूं। तो अब हम जानते हैं, अब कुछ टर्म और टर्म हम जानेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि एक टर्म आपको मिलेगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर भी आपको यह टर्म लॉजी देखने को मिलता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना। और जहां पर भी आपको ये हिस्टो वर्ड देखने को मिलेगा, इट इज रिलेटेड टू टिश्यू। मतलब हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये टर्म जो है अभी आप लोगों को नहीं भूलना है। ये टर्म जो है सबसे पहले किन्होंने दिया था, तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर। मेयर एक साइंटिस्ट थे बच्चों, और मेयर ने ही कहा था कि चलो आज से हम लोग टिश्यू के स्टडी को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो उन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है। एक और मैं जनरल सी बात बता देता हूं आप लोगों को, जैसे कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम लोग बिचैट को कहते हैं। तो दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल जो साइंटिस्ट थे, इनको हम लोग फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि पहली बार इन्होंने जो है टिश्यू के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इंटेंसिव स्टडी करना स्टार्ट किया था, डिटेल स्टडी। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये तो सारी थी आपके सिंपल चीजें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको मिटा दे। तो एनिमल में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं और उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे एक एक को। तो आप लोग एकदम ध्यान से फोकस होके जो है सुनते रहिए। एनिमल टिश्यू, ओके। तो हमारे बॉडी में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, ओके। तो हमारे बॉडी में बच्चों सबसे पहला जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, दैट इज योर, आप लोग कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप लोग को पता होगा, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है कि नहीं बच्चों। और एक तरह का टिश्यू रह गया, कौन सा टिश्यू बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, देन मस्कुलर टिश्यू, एंड एट लास्ट नर्वस टिश्यू। ओके, तो देखते हैं
कि ये देखो, एक जो एनिमल होता है, अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले तो हम जो है इन्हीं चारों टिश्यू से ही बने हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है इस पार्ट में, ये जो टिश्यूज हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बढ़ेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, तो ये सारा हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और इन्हीं ऐसे ही हम लोग सारे टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि नीट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इन टिश्यू का थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या हो सकता है बॉडी में, ठीक है ना। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू का मेनली फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ओके, या फिर प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन। देखो, एपिथेलियल टिश्यू के इतने सारे फंक्शन है, मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में, ठीक है ना। थोड़ा सा बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इन सबका। सेक्रीशन कैसे होता है एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, देखो बच्चों, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ग्लैंड होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं। कौन कौन से तरह के ग्लैंड होते हैं, जैसे कि आप लोग मान लो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना। कुछ ग्लैंड आपके हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कुछ ग्लैंड आपके एंजाइम सेक्रेट करते हैं ना। तो यही वो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों जो मॉडिफाई होकर ग्लैंड बनता है आपका, इसीलिए इसका एक फंक्शन हो गया सेक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, हम जो फूड वगैरह खाते हैं वो हमारे कहाँ पे अल्टीमेटली फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, और भी अलग अलग जगह पे मिलेगा, जो एब्जॉर्प्शन में आपका हेल्प करेगा चीज़ों को, जो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा फिर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो एक फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे वो विलाई का भी फॉर्मेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे हम डिस्कस करेंगे, ओके। देन प्रोटेक्शन, देखो बच्चों, हमारे बॉडी में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां पर मैकेनिकल इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी मान लो हमारा ईसोफेगस से क्या होता है बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वो बार बार ईसोफेगस के वॉल के साथ आपका क्या होता है, वो फ्रिक्शन जनरेट करता है जब स्टमक में जाता है। तो बार बार जब ईसोफेगस के वॉल में आपका फूड क्या करेगा, जब घसता रहेगा तो ईसोफेगस का जो वॉल है वो डैमेज हो सकता है। वहां पर आपका एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, वो वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और बॉडी के हर एक जगह में जहां पर आपका क्या हो सकता है, एक मतलब कि मैकेनिकल इंजरी हो सकता है, उस जगह पे आपको जो एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। ये जो इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन वाला बच्चों, ये आप लोगों को जो है इस चैप्टर में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में। मैं थोड़ा सा बता देता हूं खाली, जो ह्यूमन का टेस्टिस होता है या फिर जो ओवेरीज होता है, उसके इनर लाइनिंग में आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा, और वहीं के ही सेल्स लेटर ऑन आपका गेमेट फॉर्मेशन करेंगे। गेमेट मतलब कि जैसे मेल्स में हम लोग कहें स्पर्म, फीमेल्स में हो गया आपका ओवा या फिर एग, ठीक है ना। तो वहीं से ही आपका उसका फॉर्मेशन होगा। तो एक और फंक्शन इसका क्या हो गया बच्चों, रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन जैसे कि हो सकता है कंबाइन, सपोर्ट एंड वैस्कुलर सप्लाई। कंबाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, कंबाइन मतलब देखो यही वो कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन को मसल से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करेगा, मसल को बोन से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करेगा आपका, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कंबाइन में हेल्प कर रहा है आपका। सपोर्ट हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जो आपका क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, वो उसमें बोन आपको मिलेगा, कार्टिलेज आपको मिलेगा, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वेस्कुलर सप्लाई एक तरह का स्पेशलाइज्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि आपको पता होगा डेट इज आवर ब्लड, है ना। तो वेस्कुलर वर्ड कहां से आया है बच्चों, वेस्कुलर वर्ड कहीं ना कहीं ब्लड वेसल से आया है। तो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं क्या, ब्लड का बॉडी के अलग अलग पार्ट में, है कि नहीं। तो वेस्कुलर सप्लाई में क्या होता है, ब्लड, तो ये वेस्कुलर सप्लाई में हेल्प करेगा। डिटेल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा खाली आप लोग यहाँ पर क्या रखिए, पेशेंस रखिए, मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग आराम से समझते जाइए, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो मस्कुलर टिश्यू का अगर मेनली हम लोग फंक्शन माने यहाँ पर तो बॉडी मूवमेंट। देखो बच्चों, मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मूवमेंट मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर खड़े खड़े अपने हाथों को हिला रहा हूं, ये हो गया मूवमेंट, ओके। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वो भी मूवमेंट हो गया। उस मूवमेंट में भी कौन हेल्प करता है, अपना मस्कुलर टिश्यू। और अगर मैं इस जगह से उस पोजीशन में जाता हूं, मतलब लोकोमोशन,
उसमें भी आपका कौन हेल्प करेगा, मस्कुलर टिश्यू। कैसे, इसकी जो मसल्स है वो हमारे बोन से अटैच है, और मसल्स में जब खिंचाव आता है, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो साथ में वो बोन को भी पुल कर लेती है अपनी, ठीक है ना। तो उससे हमको क्या मिलेगा, आपका बॉडी मूवमेंट। तो दो तरह के बॉडी मूवमेंट बताया जो मसल के कारण होता है आपका, और ये एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर है अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां पे हम सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल में जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर नर्वस टिश्यू के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेंस बनाए रखता है। सिंपली अगर हम कहें सेंस, तो नर्वस जो टिश्यू है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा आपका। तो अल्टीमेटली ये बॉडी में सेंस बनाए रखेगा और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा आपका। इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है। नाउ यहां से मैं नीट का एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, आप लोगों से अगर पूछा जाए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एबेंडेंट टिश्यू कौन सा है, एबेंडेंट मतलब कौन सा टिश्यू का मात्रा सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, मान लो ये चारों ही ऑप्शन में है, then your answer should be your connective tissue. It is most abundant. It is most abundant in body. ठीक है ना बच्चों, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये तो था टिश्यूज का एक जनरल इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से आप लोग को अभी तक शायद मजा आ रहा होगा पढ़ के, है कि नहीं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू एंड लेटर ऑन हम लोग जो है तीनों टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कर दे स्टार्ट बच्चों। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है, कितने तरह के होते हैं, फंक्शन क्या होता है, बॉडी में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एवरीथिंग हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां पर लिख दिया जाए एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू जब आप लोग देखते हो तो आप लोगों का क्या ख्याल आता है, आप क्या सोचते हो। देखो, जो एपी होता है बच्चों, इस वर्ड का मतलब होता है अपॉन, ओके, और जो थीलियल होता है इसका मतलब होता है ग्रोज। एपिथेलियल टिश्यू मतलब ग्रोज अपॉन टिश्यू, ठीक है ना। तो ये कहां ग्रो करेगा आप, तो इसका पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, तो ग्रोज अपॉन the exposed surfaces of both internal and external, okay, तो it grows upon the exposed surfaces of both internal and external, आप लोग organs कह सकते हो या फिर टिश्यू कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि देखो हमारे बॉडी में जो भी एक्सपोज्ड, बाहर से हमारा एक्सपोज्ड क्या है, बॉडी एक्सपोज्ड है हमारा, तो इसके ऊपर जो हमारा स्किन है बच्चों, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब कि जो स्किन है वो किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर एक्सपोज सरफेस में ग्रो कर रहा है। स्किन इज आवर एपिथेलियल टिश्यू। अब अंदर से एक्सपोज सरफेसेस क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा ट्रंक वाला एरिया ड्रॉ करता हूं यहां पर, ठीक है ना। मान लो ये है बॉडी का ट्रंक, दिस इज द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक तो पता है ना, ये वाला, ये एब्डोमेन वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज आवर ट्रंक, ओके। तो इस पार्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा, इस पार्ट में आपको जैसे कि यू विल बी गेटिंग द स्टमक, है ना। तो यहां से मान लो आपको जो ट्रंक वाला एरिया है, यहां से आपको स्टमक मिल रहा है, यू आर गेटिंग द स्टमक हेयर, और स्टमक विल बी लीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक्सपोज्ड एरिया एक कौन सा है, ये वाला एक एक्सपोज्ड एरिया है हमारे बॉडी का, ये वाला सरफेस एक एक्सपोज्ड है बाहर के तरफ से, इट इज एक्सपोज्ड एक्सटर्नली, है ना। जो हमारे बॉडी का वॉल हो गया, ये दिस इज आवर वॉल ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का वॉल है जो बाहर से आपका क्या है, एक्सपोज्ड है, दिस इज आवर वॉल ऑफ द बॉडी। तो ये एक टिश्यू है, ये वॉल है जो बाहर से एक्सपोज्ड है। यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द वॉल विच इज एक्सपोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो ये वाला एरिया आपका क्या है, बाहर से एक्सपोज्ड है।
तो इस यहां पर आपका क्या ग्रो करेगा, अब एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा यहां पर इस तरह से, बाहर की तरफ आपका एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा। तो बॉडी वॉल जो है वो खुद एक टिश्यू का बना हुआ है, उस टिश्यू के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो इट ग्रोज अपॉन टिश्यू, ये बाहर के सरफेस में, यहां पर भी बाहर के सरफेस में हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का मैंने एक फंक्शन बताया था ना, प्रोटेक्शन। तो बाहर के तरफ से हमारा स्किन क्या कर रहा है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। स्किन क्या कर रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बॉडी के अंदर एंट्री करने से रोक रहा है आपका, ठीक है ना। सो दिस इज आवर स्किन, जो एक एपिथेलियल टिश्यू है। एक फंक्शन मैंने बताया था प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो ये क्या करता है, जो इंटरनल की तरफ जो एक्सपोज सरफेस है उसको भी ये आपका क्या करता है, कवर्ड अप करता है। तो ये इंटरनल वाला जो सरफेस होगा, इस तरफ से भी आपको क्या मिल जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा इधर ऐसे, लाइक दिस। ओके, अब और भी एक्सपोज सरफेस है यहां पर बच्चों। ये जो हमारा जो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक नजर आ रहा है, या फिर इसको हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, ये भी आपका एक्सपोज्ड है। तो इसको भी बाहर के तरफ से आपका कौन कवर्ड अप करने वाला है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जहां जहां आपका एक्सपोज सरफेस मिलने वाला है बॉडी में, हर जगह पर अपना जो है एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, यहां पर ग्रो करेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर भी जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू ग्रो कर जाएगा, जितना भी एक्सपोज्ड सरफेस है, लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है अभी एपिथेलियल टिश्यू समझ पा रहे हो बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा बच्चों, इट विल बी कवरिंग द एक्सपोज सरफेस। अब देखो ये तो बाहर की तरफ, ये जो ऑर्गन के बाहर की तरफ जो एक्सपोज सरफेस है उसको तो एपिथेलियल टिश्यू ने कवर्ड अप कर लिया, लेकिन ये भी तो एक एक्सपोज सरफेस है अंदर की तरफ। तो इसके अंदर के तरफ भी आपको कवरिंग में क्या मिल जाएगा बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी द एपिथेलियल टिश्यू। बस बात क्लियर है। अब जितने भी एक्सपोज सरफेस है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर वो आपका क्या हो, एक्सटर्नल हो, आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग देखने को मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है कि नहीं। तो ये तो पहला इंफॉर्मेशन हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि जितने भी एक्सपोज सरफेस है वहां पर आपको एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके बारे में एक और बात बताता हूं मैं। इट इज डेवलप्ड और इट कैन, एपिथेलियल टिश्यू कैन डेवलप from all the three germ layers। कौन कौन से तीनों जर्म लेयर थे बच्चों, एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब कि देखो ये जो एपिथेलियल, अब हमारा वो टिश्यू वाला जो मैंने डेफिनेशन बताया था ना बच्चों, उसके साथ कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। टिश्यू वाले डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो टिश्यू है उसका पर्टिकुलर जर्म लेयर से डिराइव होना पड़ेगा, करेक्ट है। और यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं वो अपने जो भी डेफिनेशन मैंने बोला था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहां पर बाहर की तरफ जो स्किन है, ठीक है ना, बाहर की तरफ जो स्किन है, ये तो स्किन एक टिश्यू हो गया हमारा, एपिथेलियल टिश्यू है कि नहीं। तो ये अपना स्किन किस से डिराइव करेगा, स्किन विल बी डिराइव फ्रॉम से एक्टोडर्म, ठीक है ना। अंदर की तरफ जो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल हैविंग सेम ओरिजिन। तो यहां पर जो आपका अंदर की तरफ जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारे बॉडी कैविटी को लाइनिंग करके रखा हुआ है बच्चों, इस वाले की बात कर रहा हूं। सो इट विल बी डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है ना। और अंदर अगर स्टमक के अंदर या फिर एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो अगर मैं बात करूं, यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू ने लाइनिंग करके रखा हुआ है, इट विल बी डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म। तो इस तरह से बच्चों डिपेंड करता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू का पोजीशन हमारे बॉडी में कहां है। तो जहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू का पोजीशन है, उस हिसाब से उसका जो ओरिजिन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से डिराइव होने का कैपेबिलिटी रखता है, तो आंसर होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जो है हम अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये वाला पार्ट, जस्ट ये वाला पार्ट जो है, मैं इसको जूम करके आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, दिस पार्ट। ओके, चलो थोड़ा रेड से ड्रॉ करते हैं दिस पार्ट।
दिस पार्ट हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो एपिथेलियल टिश्यू इट ग्रोस अपॉन टिश्यू, मतलब कि कोई एक अंडरलिंग टिश्यू होगा जिसके ऊपर आपका क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा, ठीक है। सो से दिस इज आवर अंडरलिंग टिश्यू, ये हमारा बॉडी वॉल मान लो, दिस इज आवर बॉडी वॉल टिश्यू, ओके, अंडरलिंग टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू, ओके। तो ये वो अंडरलाइंग टिश्यू है बच्चों। अब इसके ऊपर आपका क्या ग्रो करने वाला है, एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा, मतलब कि इसका जो एक सरफेस है वो क्या है आपका, फ्री है, ठीक है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू डायरेक्टली कभी भी किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो नहीं करता है, इसके नीचे एक नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है वो। यहां पर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा इस तरह से, लाइक दिस, ओके। क्या मेम्ब्रेन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो मान लो ये हमारा बॉडी वॉल है, ये हमारा बॉडी वॉल है, ठीक है ना। इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करके रखा हुआ है, लेकिन बीच में आपको एक और मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थोड़ा मिटा दिया जाए यहां पर, ओके। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ये तो आप मिटा दिया जाए थोड़ा, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ओके। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका क्या ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, ये जो अपने एपिथेलियल सेल्स हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। सो दीज आर आवर एपिथेलियल सेल्स। आप लोग इसको स्किन भी मान सकते हो, मान लो अंडरलिंग टिश्यू स्किन है हमारा, ठीक है ना। मतलब अंडरलिंग टिश्यू में क्या होगा, नीचे की ये, सॉरी अंडरलिंग टिश्यू स्किन नहीं है, ये एपिथेलियल टिश्यू स्किन मान सकते हो। दिस एपिथेलियल टिश्यू इज आवर स्किन, ये स्किन हो गया। और ये स्किन के नीचे जो मसल है उसका है ये अंडरलिंग टिश्यू इज द मसल, और उसके ऊपर क्या ग्रो करके रखा है, एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बच्चों ये नॉन लिविंग होता है, इट इज नॉन लिविंग, मतलब कि ये डेड होता है, इट इज नॉन लिविंग, इट इज डेड। तो ये एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है बच्चों, और इसको सेक्रेट कौन करता है, तो इसको सेक्रेट करने वाला जो नीचे जो टिश्यू होता है जिसके ऊपर आपका एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है, वही टिश्यू आपका सेक्रेट करेगा किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। पूरा सेक्रेट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे वाला टिश्यू सेक्रेट करने वाला है, थोड़ा बहुत आपका जो एपिथेलियल सेल्स है वो सेक्रेट करेगा, ठीक है ना। तो सेक्रेटेड बाय बोथ the epithelial cells and underlying tissue, ठीक है ना। तो इसको जो है आपका क्या होगा, अंडरलिंग टिश्यू और इसके ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स है दोनों मिलके आपका इसको सेक्रेट करने वाले हैं। वो वाला पार्ट जो आपका एपिथेलियल सेल सेक्रेट करने वाले हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बेसल लेमिला। और वो वाला पार्ट जिसको नीचे वाला अंडरलिंग टिश्यू सेक्रेट करने वाला है उसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलर लेमिला।
ठीक है ना, ये याद रखना है आप लोगों को, लेकिन ये सारे टर्म्स, और लेटर ऑन आप लोगों को जो बेसल लेमिला, रेटिकुलर लेमिला, ये सारा कुछ लेकिन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो अभी तक हमको क्या पता चला एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। पहला पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में जितने भी एक्सपोज सरफेस होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उसके ऊपर ये ग्रो करने वाला है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे आपको हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन खाली आपको एपिथेलियल टिश्यू में ही देखने को मिलेगा, ना आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाला है, ना आपको नर्वस टिश्यू में मिलेगा, ना तो आपको मस्कुलर टिश्यू में मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में और डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको पता चला बेसमेंट मेम्ब्रेन अपना नॉन लिविंग है। इसको कौन सेक्रेट कर रहा है, इसको सेक्रेट कर रहा है आपके कुछ पार्ट तो सेक्रेट कर रहा है एपिथेलियल सेल, जिसको बेसल लेमिला कह रहे हैं, और कुछ पार्ट जो नीचे वाला टिश्यू है वो सेक्रेट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेटिकुलर लेमिला। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये आपका सेमी परमिएबल होता है, इट इज योर सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब ये चीजों को अलाउ करेगा, चीजों को अलाउ करेगा कि ये यहां से यहां पर एक्सचेंज हो पाए, ठीक है ना, तो सेमी परमिएबल होता है। अब ये जो नॉन लिविंग कह रहे हैं, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस से बना होगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो जो चीजें सेक्रेट होती है, मैंने कहा था सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल एंड अंडरलाइंग टिश्यू, किन किन चीजों से ये बनने वाला है। सो इट इज मेड अप ऑफ glycoproteins and polysaccharide। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन आपका क्या है, एक कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें आपका एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइको वाला पार्ट, और एक पार्ट प्रोटीन है, दो चीजों से बना हुआ है। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आप लोगों का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आप लोग जो है इस पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो ये सारा तो हो गया आपके किसके बारे में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, और ये सारे पॉइंट आप लोगों को लेकिन याद रखने हैं अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, आगे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये अब देखो, और भी मैं इसके बारे में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बोलने वाला हूं। एपिथेलियल टिश्यू में बच्चों ब्लड वेसल नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू लैक्स ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू में। अब ये कैसी बात हो गई, ठीक है ना। ब्लड वेसल ही तो होता है जो टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड वेसल ही तो होता है जो टिश्यू को आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये सेल्स को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, सर्वाइव कैसे कर रहा है, अगर इसमें ब्लड वेसल ही एब्सेंट है तो बच्चों होता क्या है, ये जो अंडरलेइंग टिश्यू है, इस अंडरलेइंग टिश्यू में आपका क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ब्लड वेसल, और यहीं से ही जो चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो यहीं से ही आपका डिफ्यूज होकर कहां पे चले जाएंगे, दे विल गो टू द एपिथेलियल सेल्स, और यहीं से ही जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो भी एपिथेलियल सेल में आपका क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होकर चली जाएंगी। तो एक और पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा अगर चौथा पॉइंट अगर हम बोले तो एपिथेलियल टिश्यू एंडिंग या फिर एपिथेलियल टिश्यू बेसल पार्ट shows presence of nerve ending। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपका क्या प्रेजेंट होता है, देखो एपिथेलियल टिश्यू में नर्व भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके एंड वाले पार्ट में, उसके बेस वाले पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, नर्व एंडिंग मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई नहीं है, मैंने बात कर लिया आप लोगों से। ये नीचे वाले जो भी टिश्यू है, अंडरलाइंग टिश्यू, उसमें जो भी ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा वहां से वो न्यूट्रिएंट वगैरह एक्सचेंज करेगा। ओके, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें आपको नर्वस जो भी नर्व फाइबर है वो भी एब्सेंट मिलेगा उसके बेसल वाले पार्ट में, लेकिन जरूर आपका क्या प्रेजेंट होगा, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होगा। इस तरह से मान लो ये एक नर्व है, तो इसका जो बेस वाला पार्ट है, इसके बेस वाले पार्ट में लेकिन आपको नर्व एंडिंग देखने को मिलेगा,
ठीक है ना। देखो सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो हमारे हेयर्स हैं ये भी हमारे क्या हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, दे आर कंपाउंड एपिथेलियम। इनमें आपका हेयर में ब्लड सप्लाई है कि आप जब बाल को काटते हो तो क्या खून निकलता है, नहीं निकलता है कि नहीं, या फिर बाल को जब आप काटते हो दर्द होता है क्या, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई भी नहीं होता। लेकिन अगर आप बाल को पिक कर दो, यू पुल इट आउट, यू विल फील पेन, क्योंकि उसके एंडिंग में बच्चों क्या है, नर्व। ओके अब देखो जैसे कि हमारा नेल है, मैंने कहा था ना एपिथेलियल टिश्यू हमको क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो नेल हो गया, ये नेल भी आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो हमारा नेल जब लंबा हो जाता है, हम उसको कट करते हैं तो दर्द नहीं होता है और ब्लड भी नहीं निकलता है, बिकॉज वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है और नर्व भी नहीं है। लेकिन बाई चांस कहीं पे चोट लग गया और आपका नाखून अगर बाहर आ जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है, ब्लड निकलता है, क्योंकि अंडरलिंग टिश्यू का ब्लड वेसल डैमेज होता है, प्लस आपका क्या होता है, जो नर्व एंडिंग है वो एक्सपोज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है आप लोगों का, है कि नहीं। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो और भी डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगला डिटेल जो मैं बताने वाला हूं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है बच्चों। इंटरसेलुलर स्पेस हम किसको कहते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों सेल का जो बीच में जो आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों सेल का जो बीच का वाला जो एरिया नजर आ रहा है, दैट इज योर इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर क्या आपको दो सेल के बीच में ये एक सेल है आपका, ये वाला एक सेल है आपका, दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल, इनके बीच में स्पेस नजर आ रहा है ना, इसी स्पेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस स्पेस एज इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में ये स्पेस आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहां से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, करेक्ट आंसर इज योर एपिथेलियल टिश्यू। मैं क्वेश्चंस बताते जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम इसको यहां पर दोबारा से एब्सेंट दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर एपिथेलियल टिश्यू में आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट है, तो इन सेल्स के बीच में कुछ जंक्शंस बन जाएंगे बच्चों अभी, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, सेल जंक्शन कहेंगे। तो जो पॉइंट नंबर 5 है, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इसको थोड़ा सा अभी हमको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ओके तो हम देखेंगे अब इन सेल्स के बीच में कौन कौन से जंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे जंक्शंस होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ये सारा मैं यहां पर मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन। बच्चों आप लोगों ने एनसीईआरटी का क्लास 11 का किताब खरीदा कि नहीं? अगर आप लोगों ने क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का बुक है वो नहीं खरीदा है, तो आप लोग उसका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है 11th क्लास का जो बायोलॉजी का बुक है उसको थोड़ा पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप वीडियो लेक्चर के साथ रिलेट कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वहां पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, तो हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने वाले हैं सेल जंक्शन। देखो ये वर्ड जो है जंक्शन आप लोगों ने सुना होगा शायद, रेलवे जंक्शन सुना है। रेलवे जंक्शन क्यों कहते हैं हम, कुछ स्टेशंस को जंक्शन कहते हैं। क्यों? जंक्शन ऐसा जगह होता है जहां पर बहुत सारी चीजें आके मिलती हैं। रेलवे जंक्शन मतलब वहां पर एक ट्रेन नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, एक ट्रेन साउथ से आ रहा है, एक ट्रेन आपका आ रहा है कहां से आ रहा है, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो सारे ट्रेन आके यहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन में, तो उसको जंक्शन कह रहे हैं। सेल जंक्शन मतलब क्या होगा अभी आपका, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मीट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्यों बन रहा है बच्चों, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्लियर? ओके तो पहले तरह का जो सेल जंक्शन है बच्चों, दैट इज योर टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन दो सेल के बीच में क्यों बनता है, देखो टाइट जंक्शन किसको कहते हैं हम लोग। अब हम एपिथेलियल अगर टिश्यू यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले बना लें, उसके नीचे
जिस भी टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा होगा वो टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्योंकि अभी हमको एपिथेलियल टिश्यू से मतलब है तो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे और अपना यहाँ पर बना देते हैं हम लोग एपिथेलियल सेल्स। तो ये एक एपिथेलियल सेल हो गया, ये एक एपिथेलियल सेल हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस में शो कर रहा हूं, इसको अभी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो टाइट जंक्शन में आपका क्या होगा, ये जंक्शन ऐसे जगह पर बनती है जहां पर चीजों के लीकेज को हमें रोकना होता है। ब्लड वेसल के अंदर से क्या बहता है, ब्लड, वो ब्लड अगर ब्लड वेसल से अगर बाहर निकलने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे बॉडी कैविटी में ब्लड आ जाएगा भाई। एलिमेंट्री कैनल, हम जो खाना खा रहे हैं, जो फूड है, वो अगर लीक करके बॉडी कैविटी में आने लगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे जगह पर जो इनर कवरिंग होता है, इनर कवरिंग में एपिथेलियल टिश्यू होता है, अभी तो आपको पता चल गया होगा, है ना। तो उन सेल्स के बीच में इतना ज्यादा टाइट मतलब कि कनेक्शन होना पड़ेगा कि चीजें जो है लीक ना कर पाए। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं इनका जो एपिकल पोर्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस तरह से। एपिकल पोर्शन मतलब बच्चों ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग एपिकल पोर्शन कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज योर एपिकल पोर्शन। ओके, सो टाइट जंक्शन में क्या हो रहा है, एपिकल पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज टुगेदर, और क्यों फ्यूज हो रहा है, टू अवॉइड लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। अब जो भी सब्सटेंसेस है वो यहां से यहां पर नहीं आ पाएगा, लीक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टाइट जंक्शन कहते हैं, और ये आपके एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे अगले तरह का कौन सा जंक्शन यहां पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो पहला था, तो दूसरा हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। दूसरा वाला जो होता है इनको हम लोग एडहेरेंट जंक्शन कहते हैं, वी कॉल देम एज एडहेरेंट जंक्शन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन। ओके, हम लोग पॉइंट जो 5 है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, 5 को ही हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। 5 का ये 1 है आपका, ठीक है ना, और 5 का ही ये आपका 2 हो जाएगा। मेनली वी आर डिस्कसिंग, हमारा टॉपिक क्या होगा यहाँ पर, सेल जंक्शन। और सेल जंक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज सेल्स के बीच में कनेक्शन बन रहा है क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। पहला हमने पढ़ा टाइट जंक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडहेरेंट जंक्शन। ओके, एडहेरेंट जंक्शन बच्चों 3 तरह के होते हैं। जो पहला वाला होता है वो होता है इंटरमीडिएट जंक्शन। तो फर्स्ट टाइप इज योर इंटरमीडिएट जंक्शन। ये किताबों में आपको एक और नाम से भी मिल जाएगा ये आपको, और किताबों में जिस नाम से मिलेगा जोनुला एडहेरेंस, इस नाम से आपको किताबों में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहां पर किस तरह का जंक्शन आपका बन रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ओके। और देखिए ये हमने बनाया बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर अपना आ गया एपिथेलियल सेल, दिस इज आवर 1 एपिथेलियल सेल एंड दिस इज आवर अनदर एपिथेलियल सेल। ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ओके। अब 2 सेल का जो एग्जिस्टेंस साइड होता है, देखो यहां पे बहुत सारे एपिथेलियल सेल होंगे, मैं 2 बता रहा हूं आपको ताकि आसानी से समझ जाए हम लोग। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो साइड जो दूसरे सेल को फेस कर रहा होगा, वहां पर आपका एक लो डेंसिटी फ्लूइड का एक प्लेट बनेगा जिसको हम लोग प्लैक भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर प्लैंक भी कहते हैं हम लोग। तो यहां पर एक लो डेंसिटी फ्लूइड का एक प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा इस तरह से, लाइक दिस। और इस साइड वाले में भी एक लो डेंसिटी फ्लूइड का आपका क्या फॉर्मेशन होगा, एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इस प्लेट को हम लोग जो प्लाक कहते हैं, दिस प्लेट इज नोन एज प्लाक। ये किससे बनेगा, मेड अप ऑफ लो डेंसिटी फ्लूइड। ये एक लो डेंसिटी फ्लूइड से आपका बनता है, ठीक है ना। अब इनके बीच में आपका क्या होने लगेगा, इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल आ जाएगा। बच्चों हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम करते हैं। देखो एडहेरेंट जंक्शन, ये जो वर्ड है एडहेरेंट, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एडहेसिव।
फेविकॉल इज अ वेरी गुड एडिसिव, एडिसिव मतलब जो चिपकाता है ना। तो यहाँ पर आपको एक एडहेरेंट मटेरियल मिल जाएगा इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है ना। तो वो इनको क्या करेगा, अच्छे से आपका क्या कर देगा, इस तरह से चिपका देगा। और अंदर की तरफ इसको ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता रहे, तो आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे फाइबर्स अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे इन सब से, लाइक दिस। और ये जो फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये एक प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन का नाम है एक्टिन। ओके, दे आर मेड आउट ऑफ अ प्रोटीन, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के बारे में हम लोग फिर से जब मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं डिस्कस करूंगा। अभी मान के चलिए एक प्रोटीन है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, दोनों सेल के बीच में ये जो मैंने गैप दिया है, एक्चुअली समझाने के लिए आप लोगों को ड्रॉ किया, ये गैप नहीं होता है, ये दोनों पास में होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और इन तरह से इस दोनों सेल के बीच में जो है आपका कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस आर इंटरमीडिएट जंक्शन या फिर जोनुला एडहेरेंस। दूसरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो दूसरा होता है डेट इज डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, ओके। जो डेस्मोसोम्स होता है, ये भी एक और नाम से जाने जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्यूला एडहेरेंस। डेस्मोसोम्स और जो इंटरमीडिएट जंक्शन होता है बच्चों, सेम होते हैं ऑलमोस्ट। डिफरेंस कहां पे आता है, ये जो मैंने प्लेट कहा था या फिर जो मैंने प्लेट कहा था, इनमें ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनमें आपको जो प्लेट मिलेगा, आपको जो लो डेंसिटी फ्लूइड से बना होता है, ये आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो इंटरसेलुलर स्पेस में जो आपको कुछ प्रोटीन मिलेंगे चिपकाने के लिए, यहाँ पे पहले वाले प्रोटीन नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन मिल जाएंगे जो दोनों सेल को टाइटली क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो आपको ये फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमने कहा था ये क्या होते हैं, एक्टिन होते हैं। इन केस ऑफ डेस्मोसोम्स ये आपके होंगे टोनोफिब्रिल्स। In case of desmosomes, they will be your tonofibrils. तो दो तरह के हमने एडहेरेंट जंक्शन यहां पर डिस्कस किया। तीसरा वाला हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। जो तीसरा वाला होता है that is a hemidesmosomes। The third type is your hemidesmosomes, ठीक है। ये hemidesmosomes बच्चों ये भी सेम होता है, खाली डिफरेंस ये होता है, ये दो सेल को नहीं चिपकाते, ये एक पर्टिकुलर सेल को चिपका के रखते। इस तरह से देखो, ये जो है यहाँ पर आपको इस तरह से प्लेट देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ओके। जो लो डेंसिटी फ्लूइड के यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर सेल को ये क्या करेंगे, इस तरह से एंकर करके रखेंगे, ओके, टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे जो आपका टिश्यू प्रेजेंट होगा उसके साथ। तो दिस इज नोन एज और हेमीडेस्मोसोम्स। मेरे ख्याल से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के एक पॉइंट को हम लोग इलैबोरेट कर रहे हैं। इलैबोरेट मतलब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है हमारा कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट में लिख देता हूं, ठीक है ना। अब जब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा बच्चों, दो सेल के बीच में जंक्शन बनेगा। कौन कौन से तरह के जंक्शन बनेंगे वही हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दो जंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए, एक हमने बताया टाइट जंक्शन, दूसरा बताया हमने एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं कौन सा होगा बच्चों। जो तीसरा होता है यहां पर लिखूंगा तो दिखेगा आप लोगों को। तो तीसरा होता है गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन में बच्चों क्या होता है, फिर से हम लोग चलो ड्रॉ करते हैं अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। इस गैप जंक्शन में आपको इस तरह से एपिथेलियल सेल्स मिल जाएंगे, लाइक दिस, यू विल बी एबल टू सी द एपिथेलियल सेल्स। अब इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसको दिमाग में क्लियर रखिए। गैप जंक्शन का मतलब ये नहीं कि इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। गैप जंक्शन का मतलब होगा ये जो सेल्स होंगे बच्चों, ये अपना साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, और जब ये इनके बीच में कुछ चैनल्स होगा, इन्हीं को ही हम लोग गैप जंक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो दे विल बी एक्सचेंजिंग द साइटोप्लाज्म विद ईच अदर, और साइटोप्लाज्म के साथ ये लोग बच्चों क्या शेयर करेंगे, न्यूट्रिएंट वगैरह शेयर करेंगे, गैसेस वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गैप जंक्शन। एक और तरह का आपको यहां पर जंक्शन मिलेगा, दैट इज द इंटरडिजिटेशन।
ये एक और तरह का आपको जंक्शन मिल जाएगा। देखो डिजिट्स क्या होता है, हम उंगलियों को डिजिट्स कहते हैं बच्चों, उंगलियों को डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। इंटर डिजिटेशन में आपका क्या होगा, देखो इसको मिटाया जाए, इंटर डिजिटेशन बनाएंगे अभी हम लोग। तो ये हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं अपना एपिथेलियल सेल, लेकिन इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा इस एपिथेलियल सेल का बच्चों, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अभी आपको नजर आना स्टार्ट हो गया। एक और मैं यहाँ पर एपिथेलियल सेल ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, और इस एपिथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी होगा, सारे सेल में होंगे, मैं 2 ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो फिंगर की तरह आपका क्या निकल रहा है, डिजिट्स की तरह प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और एक दूसरे के साथ इस तरह से जो है बाइंड हो जाएंगे, जैसे ताला घुसता है ना, चाबी घुसता है ना ताले के अंदर, फिट हो जाता है पूरा पूरा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है आपका क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो हमने आज पढ़ा वो तो था उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या पढ़ेंगे ये थोड़ा जान लीजिए। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको थोड़ा मिटाएंगे हम लोग। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, उसमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पर जो कुछ एपिथेलियल सेल का शेप आपको इस तरह से लंबे लंबे मिलेंगे, कॉलमिनर मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे क्यूबॉइडल, कुछ आपको प्लेट की तरह या फिर टाइल्स की तरह मिलेंगे, स्क्वामस कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये तो था, ये जनरल प्रॉपर्टी था, जितना भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा सब में ये सारे प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू या फिर उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो लेक्चर है मेरा कैसा लगा बच्चों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।